स्टार्ट करते हैं इस सोनेट की फर्स्ट लाइन। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। सबसे पहले इस लाइन के अंदर जो जो वर्ड्स यूज लिए गए हैं उनके मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, व्हेन मीन्स कंजक्शन ऑफ टाइम। आई डिनोट्स द पोइट हिमसेल्फ। कंसीडर मीन्स टू रियलाइज और टू फील। हाउ इंडिकेट्स द रीजन ऑफ पोइट्स ब्लाइंडनेस। लाइट मीन्स आईसाइट ऑफ द पोइट। स्पेंट मीन्स लॉस्ट। सबसे पहले हमें इस सोनेट की स्टार्टिंग व्हेन से देखने को मिलती है, जो कि कंजक्शन ऑफ टाइम है। द पोएम स्टार्ट्स विद ए कंजक्शन ऑफ टाइम व्हेन, इंडिकेटिंग द टाइम आफ्टर पोइट्स हैविंग बीन ब्लाइंड। इस लाइन में आई का यूज पोइट जॉन मिल्टन के लिए किया गया है। कंसीडर, दोस्तों पोइट ने कंसीडर्ड का यूज क्यों नहीं किया, कंसीडर ही क्यों यूज लिया है। जॉन मिल्टन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज क्यों किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों नहीं किया। वो कंसीडर की जगह कंसीडर्ड का भी तो यूज कर सकते थे। फ्रेंड्स, यही तो इस सोनेट की खूबसूरती है कि इस पूरे सोनेट में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ही देखने को मिलेगा। कंसीडर मीन्स टू रियलाइज और टू फील। मतलब पोइट कहता है कि जब जब मुझे महसूस होता है, वेन एवर आई फील, नॉट वन टाइम आई फेल्ट, आई फील ओकेजनली। हाउ, पोइट के अंधे होने का रीजन या मैनर बताता है। इट शोज द मैनर ऑफ पोइट्स बीइंग ब्लाइंड। ये वो तरीका बताता है जिसके कारण पोइट ब्लाइंड हुए हैं। फ्रेंड्स, पोइट जॉन मिल्टन अंधे कैसे हुए हैं। दोस्तों, जॉन मिल्टन जो है वो इंग्लिश रिपब्लिक के लिए राइटिंग का कार्य किया करते थे और पोइट के द्वारा ओवरलोडेड राइटिंग वर्क किया जाता था, जिसके कारण वो अंधे हो गए। ये जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है हाउ, ये हमें बताता है कि किस वजह से पोइट जॉन मिल्टन है वो ब्लाइंड हुए हैं। माई लाइट, पोइट ने यहाँ मेटाफर का यूज किया है। जब हम इस सोनेट को पहली बार पढ़ते हैं तब हमारे माइंड में आता है कि शायद पोइट ने यहाँ लाइट का यूज नॉलेज के लिए किया होगा, क्योंकि डायरेक्टली पोइट ने इस सोनेट में कहीं भी शो नहीं किया है कि लाइट वर्ड का यूज अपनी आई साइट के लिए किया। लेकिन जब हम पोइट जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पढ़ते हैं जो सैमुअल जॉनसन ने लिखी है, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, तब उसके अंदर हमें पता चलता है कि इस लाइट वर्ड का जो यूज हुआ है वो पोइट की आई साइट के लिए किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, लाइट मीन्स द आई साइट ऑफ द पोइट। फ्रेंड्स, यहाँ आई साइट की कंपैरिजन की गई है लाइट से। ध्यान रखिएगा, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स जो काइंड्स में डिफरेंट हो उनमें कंपैरिजन बताते हैं तो वहां पर एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसे हम मेटाफर कहते हैं। स्पेंट मीन्स लॉस्ट। जॉन मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44। तो क्या पोइट 1652 से पहले हाफ ब्लाइंड थे? यस फ्रेंड्स, इन 1650 जॉन मिल्टन हैड लॉस्ट द साइट ऑफ हिज लेफ्ट आई। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट एंड स्टॉप राइटिंग, बट ही डिक्लाइंड टेकिंग रेस्ट। डॉक्टर पोइट को एडवाइस दिया करते थे कि आप रेस्ट कीजिए बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू योर अनदर आई। लेकिन उस टाइम पोइट ने डॉक्टर्स की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड को लिखने का कार्य जारी रखा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1652 में पोइट कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। लाइट इज स्पेंट, इसका मतलब अंधे हो रहे थे और पोइट को ये पता था क्योंकि 1650 में पोइट ने एक आंख खो दी थी, लेकिन 1652 में पोइट को पता चलता है कि वो पूर्ण रूप से अंधे हो चुके हैं। तो इस लाइन में स्टार्टिंग में व्हेन जो यूज हुआ है वो इस टाइम को इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लाइन में पोइट जॉन मिल्टन अपनी एगनी मीन्स व्यथा को शो करता है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड लाइन की तरफ। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। एर का मतलब है बिफोर और ये भी एक कंजक्शन है। हाफ का मतलब होता है आधा। इस सोनेट में टाइम के बारे में बात की गई है, तो उस सिचुएशन में हम इसे जीवन का आधा मतलब 50 साल मान सकते हैं। डेज का मतलब यहाँ ईयर से लिया गया है। दोस्तों, एक तरफ तो इस ऑक्टेव पार्ट में हमें पोइट का पेसिमिज्म देखने को मिलता है, लेकिन इस लाइन में पोइट का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। जॉन मिल्टन काफ़ी रिलीजियस प्रवृत्ति के पोइट थे और भगवान में उनकी गहन आस्था थी। जीवन के प्रति इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण पोइट मानते हैं कि हम 100 साल तक जिएंगे।
और इसी कारण पोइट जॉन मिल्टन ने यहाँ एर हाफ का यूज़ लिया है, जिसका मतलब है 44 ईयर्स। जब यह सोनेट लिखा गया था 1652 में, उस समय मिल्टन लगभग 47 ईयर्स के थे। यहाँ पर डेज को ईयर से कंपेयर किया गया है, तो क्या हम इसको मेटाफर मान सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इसे हम मेटाफर नहीं मान सकते। मेटाफर में कंपलसरी शर्त ये होती है कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स में हम कंपैरिजन करते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, सबसे पहले तो इसमें ये जो वर्ल्ड एंड वाइड है इसको देखते हैं। वर्ल्ड एंड वाइड, इसमें ये जो डी साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें लिटरेरी टर्म एलिट्रेशन का यूज़ लिया गया है। एलिट्रेशन में सिमिलर साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है, और ये जो फ्रेज़ है वर्ल्ड एंड वाइड, इसमें डी साउंड या जो डे की ध्वनि है वो रिपीट हो रही है। डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यहाँ वर्ल्ड एक नाउन है, इसके लिए दो एडजेक्टिव का यूज़ लिया गया है। डार्क जो वर्ल्ड से पहले है, और दूसरा एडजेक्टिव वाइड जो वर्ल्ड के बाद है। देखिए, क्या वर्ल्ड डार्क है? नहीं, वर्ल्ड डार्क नहीं है। पोइट जॉन मिल्टन की जो आई साइट है वो डार्क है। वो इसलिए क्योंकि पोइट खुद अंधे हो गए हैं, तो उनको लगता है कि पूरा वर्ल्ड उनके लिए डार्क है। तो ये जो एडजेक्टिव डार्क है वो यूज़ करना था आई साइट ऑफ द पोइट के लिए, लेकिन इस एडजेक्टिव को यूज़ किया गया है वर्ल्ड के लिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ जिस नाउन के लिए करना हो उसके लिए ना करके उस एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र करके दूसरे नाउन के लिए यूज़ करते हैं, तो इस सिचुएशन में एक लिटरेरी टर्म होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ डार्क वर्ल्ड में ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ लिया गया है। इस लाइन में पोइट की एगोनी का तो पता चलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के अंदर फेथ का भी हमें पता चलता है। द पोइट इज़ सो ऑप्टिमिस्टिक दैट ही मे लाइव 100 ईयर्स। यहाँ पोइट सोचता है कि भगवान ने उसे 100 साल का जीवन दिया है, इसलिए पोइट ने यूज़ किया है एर हाफ माई डेज मीन्स बिफोर 50 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन के 50 वर्ष से पहले। यहाँ हमें मालूम है कि पोइट 44 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हो गया है, जबकि पोइट का मानना है कि उसका पूरा जीवन काल 100 ईयर्स का है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड पोइट के लिए डार्क भी है और वाइड भी है। When the poet lost his eyesight, the world became wide for him. वाइड यहाँ पर पोइट की हेल्पलेसनेस को शो करता है। हमारी नेक्स्ट लाइन है एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। इस लाइन का प्रारंभी कंजक्शन एंड से होता है। यही इस सोनेट की खूबसूरती है कि अभी तक जो तीनों लाइनें हमारे सामने आई है उनकी स्टार्टिंग कंजक्शन से होती है। फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग व्हेन कंजक्शन से होती है, सेकंड लाइन ईर कंजक्शन से स्टार्ट होती है, और थर्ड लाइन एंड कंजक्शन से स्टार्ट हुई है। एंड दैट वन टैलेंट, यहाँ पर ये जो दैट वन टैलेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ जिस वन टैलेंट की बात पोइट कर रहा है, क्या उस टैलेंट को पोइट ने शो किया है? इसी वन टैलेंट वर्ड से हमें पता चलता है कि ये जो सोनेट है वो किस स्टोरी या सोर्स से प्रभावित है। ये जो सोनेट में वन टैलेंट वाली स्टोरी ली गई है वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से ली गई है। बाइबल के अंतर्गत एक स्टोरी है द पैराबल ऑफ टैलेंट्स, जिसे हम द पैराबल ऑफ मीनास भी कहते हैं। ये बाइबल का न्यू टेस्टामेंट है, जिसे हम मैथ्यू 25 कहते हैं। इसकी वर्स है लाइन 14 to 30। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसकी क्या कहानी है। इस स्टोरी में एक मास्टर था जो किसी यात्रा या जर्नी पर जा रहा था। उस यात्रा पर जाने से पहले वो अपने तीनों सर्वेंट्स को बुलाकर कुछ टैलेंट्स उनको देता है। यहाँ पर इस टैलेंट का मतलब 15 डेज की मजदूरी के बराबर माना जाता है, कि एक टैलेंट है वो 15 डेज की मजदूरी के बराबर होता है। मालिक के द्वारा पहले सर्वेंट को 5 टैलेंट्स, दूसरे को 2 टैलेंट्स और तीसरे सर्वेंट को 1 टैलेंट दिया जाता है। इस टैलेंट वाली स्टोरी के माध्यम से पोइट जॉन मिल्टन ये कहना चाहता है कि that God gives ability to each person according to his or her capacity। मतलब भगवान सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार टैलेंट देता है। पहला सर्वेंट जो होता है वो अपने मालिक द्वारा दिए गए 5 टैलेंट्स को व्यापार में लगाकर डबल कर देता है। दूसरा सर्वेंट भी 2 टैलेंट्स को डबल कर देता है, लेकिन तीसरा सर्वेंट सोचता है कि उसे एक ही टैलेंट दिया गया है और इसे यदि
मैंने व्यापार में लगाकर खो दिया तो हो सकता है मालिक मुझे डांटे। इसलिए तीसरे सर्वेंट ने इस टैलेंट को ग्राउंड में दबा दिया था। जैसे ही मालिक अपनी यात्रा से लौटकर वापस आते हैं तो इन तीनों सर्वेंट से उन टैलेंट्स के बारे में पूछते हैं। तब पहले और दूसरे सर्वेंट ने मालिक को बताया कि उन टैलेंट्स को व्यापार में लगाकर उन्होंने दुगना कर दिया है। जबकि तीसरा सर्वेंट कहता है कि टैलेंट के लॉस्ट हो जाने के भय से मैंने उसको ज़मीन में गाड़ दिया था। तब मालिक पहले और दूसरे सर्वेंट से खुश होकर उनको इनाम देते हैं, जबकि तीसरे सर्वेंट को मालिक है वो डांटता है। पोइट जॉन मिल्टन इनडायरेक्टली अपना कंपैरिजन तीसरे सर्वेंट से करते हैं, क्योंकि पोइट भी मानते हैं कि उनके पास एक ही टैलेंट है, दैट वन टैलेंट। तो फ्रेंड्स, ये है दैट वन टैलेंट की स्टोरी जिससे ये सोनेट है वो प्रभावित है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इस टैलेंट के दो मतलब हैं। पहला फॉर्म ऑफ मनी और दूसरा जॉन मिल्टन के संदर्भ में देखा जाए तो पोइटिक एबिलिटी। तो यहाँ टैलेंट वर्ड में जो लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया है वो मेटाफर है, क्योंकि यहाँ टैलेंट वर्ड द्वारा फॉर्म ऑफ मनी और पोइटिक एबिलिटी को कंपेयर किया गया है। मिल्टन के लिए पोइट्री इतनी महत्वपूर्ण है कि वो इसे टैलेंट कहते हैं। इट मीन्स दिस इज द ओनली टैलेंट दैट मैटर्स टू हिम। मतलब जॉन मिल्टन के पास एकमात्र यही टैलेंट है जो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच इज डेथ टू हाइड। डेथ मीन्स पनिशमेंट। जॉन मिल्टन को डर है कि उसके पास जो पोइटिक एबिलिटी है, यदि उसको यूज नहीं किया तो पोइट को भी पनिशमेंट मिलेगी, जिस प्रकार से थर्ड सर्वेंट को उसके मास्टर ने पनिश किया था। मिल्टन को ये डर है कि उसको डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस में ना धकेल दिया जाए। हालांकि जॉन मिल्टन को पता है कि वो अंधे तो हो चुके हैं, यानी अंधकार तो उनके जीवन में आ चुका है, लेकिन अज्ञानता का जो अंधकार है उसके बारे में वो चिंतित है कि उसके मास्टर यानी गॉड के द्वारा उसको अज्ञानता के अंधकार, नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस की तरफ ना धकेल दिया जाए पनिशमेंट के तौर पे। हाइड मीन्स नॉट यूटिलाइजिंग। यहाँ देखिए, टू हाइड का मतलब है कि जॉन मिल्टन ने भी थर्ड सर्वेंट की तरह अपने टैलेंट जो कि पोएटिक एबिलिटी है अभी तक छुपा रखा था, उसको यूज नहीं लिया था किसी प्रकार से। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जॉन मिल्टन ने अंधे होने से पहले वर्क तो खूब किया था, लेकिन इंग्लिश रिपब्लिक के लिए उनके द्वारा राइटिंग का काम किया गया था। पोइट्री से रिलेटेड कोई भी काम उन्होंने नहीं किया था। कहने का मतलब है पोइटिक टैलेंट तब तक छुपा हुआ था, हाइड था। इससे पोइट को प्रेरणा ये मिलती है कि उनके जितने भी बड़े वर्क है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ये सब इन्होंने ब्लाइंड होने के बाद ही लिखे थे। हमारी नेक्स्ट लाइन है, लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। यहाँ पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा लॉस्ट यूज लेने का मतलब यह है कि जॉन मिल्टन सोचते हैं कि उनकी जो पोइटिक एबिलिटी है वो अब ब्लाइंड होने के बाद उसके लिए उपयोग में नहीं आ रही है, वेस्ट पड़ी है, यूजलेस है। यहाँ मिल्टन की पोइटिक एबिलिटी यूजलेस बताई गई है क्योंकि वो अब ब्लाइंड हो गए हैं, ब्लाइंडनेस के कारण वो यूजलेस हो गई है। सोल का यूज पोइट ने यहाँ माइंड के लिए लिया है। पोइट की जो सोल है उसको कंपेयर किया गया है माइंड से। तो यहाँ हमें फिर से एक लिटरेरी टर्म देखने को मिलता है, मेटाफर। बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना। मुड़ने का जो काम है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ सोल को पर्सोनिफाइड किया गया है। यहाँ हमें फिर से पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलती है। तो इसमें हमें दो लिटरेरी टर्म देखने को मिलते हैं। एक तो मेटाफर, मेटाफर इसलिए क्योंकि सोल का कंपैरिजन किया गया है माइंड से, और दूसरा पर्सोनिफिकेशन। हमें ये बेंट वर्ड बताता है क्योंकि सोल कभी भी बेंट नहीं हो सकती। अगर सोल बेंट हुई है जो लिविंग ऑब्जेक्ट द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, तो यहाँ सोल को पर्सोनिफाइड किया गया है। इस लाइन में बेंट से पहले मोर एडवर्ब का यूज किया गया है। जब हम मोर का यूज करते हैं तो किसी चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ पोइट का अति उत्साह दिखाने के लिए मोर का यूज किया गया है। मिल्टन एक्सट्रीमली ईगर टू राइट ए ग्रेट पोइट्री इन प्रेज ऑफ गॉड। पोइट कहना चाहता है कि मैं अंधा हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरा माइंड अभी भी ईगर है। ये जो दो क्लोज हैं, लॉस्ट विद मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट में हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पोइट की जो पोइटिक एबिलिटी है वो उसके लिए यूजलेस हो गई है क्योंकि पोइट अब ब्लाइंड हो गए हैं, और दूसरा पोइट का माइंड अभी भी एक्टिव है जो उस पोइटिक एबिलिटी को यूज करना चाहता है।
यहाँ पोइट की आई साइट जो है वो पैसिव है, लेकिन उसका माइंड अभी भी एक्टिव है।